नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर हम सही और गलत का फैसला करते कैसे हैं? आज हम साइकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी को समझेंगे जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। इस थ्योरी में उतरने से पहले चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो क्या किया जाएगा। बस यही एक सवाल हमारे आज के पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसे हिंज की कहानी से समझते हैं। तो हिंज एक आदमी है जिसकी पत्नी एक बहुत ही खास तरह के कैंसर से अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और हालत इतनी गंभीर है कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन तभी उसी शहर के एक केमिस्ट ने एक ऐसी दवा बना ली जो उसकी पत्नी की जान बचा सकती है। पर एक प्रॉब्लम है, वो केमिस्ट उस दवा की असल लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। हिंज बेचारे के पास इतने पैसे हैं नहीं और वो केमिस्ट दाम कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब हिंज बुरी तरह से फंस गया है। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे रात में दुकान का ताला तोड़कर वो दवा चुरा लेनी चाहिए ताकि उसकी पत्नी की जान बच जाए, या फिर उसे कानून का पालन करना चाहिए भले उसकी पत्नी की जान चली जाए? और पता है, यही वो दुविधा है जिसका इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास को समझने के लिए किया। उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये कहानी सुनाई और बस एक सीधा सा सवाल पूछा, हिंज को क्या करना चाहिए था? और यहीं पर कोलबर्ग का सबसे दिलचस्प आइडिया सामने आता है। उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता था कि जवाब हाँ है या ना। असली चीज जो सच में मायने रखती थी वो थी उस जवाब के पीछे का क्यों, यानी कि उस फैसले तक कोई पहुंचा कैसे, उसका तर्क क्या था। लोगों के इन्हीं तर्कों और जवाबों के आधार पर कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का एक पूरा मैप तैयार कर दिया। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे हमारी सोच बड़ी होती है, हम नैतिकता के 3 मेन लेवल से होकर गुजरते हैं। ये 3 लेवल्स हैं। पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। इसे आप एक सफर की तरह देख सकते हैं जो बाहर के डर और नियमों से शुरू होकर हमारे अपने अंदर के सिद्धांतों तक जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। कोलबर्ग ने इन 3 लेवल्स को भी 2-2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मॉरल डेवलपमेंट की आप कह सकते हैं 6 सीढ़ियां बन जाती हैं। चलिए एक एक करके इन पर चढ़कर देखते हैं। पहली स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड। ये प्री कन्वेंशनल लेवल पर आती है। यहां पर खासकर छोटे बच्चों के लिए कोई भी काम सही या गलत सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उससे सजा मिलेगी या नहीं। मतलब नैतिकता का पूरा आधार सजा से बचना है। तो इस स्टेज का कोई बच्चा क्या कहेगा? वो कहेगा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। और वजह ये नहीं कि चोरी करना गलत है, बल्कि ये कि अगर वो चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। सारा का सारा फोकस सिर्फ सजा पर है। दूसरी स्टेज है स्वार्थ या सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पर सोच थोड़ी आगे तो बढ़ती है, लेकिन अब भी ये मेरे लिए इसमें क्या है वाली बात पर ही अटकी होती है। इसे जैसे को तैसा वाला सिद्धांत भी समझ सकते हैं। मतलब तुम मेरा फायदा कराओ तो मैं तुम्हारा कराऊंगा। इस स्टेज में कोई कह सकता है, हाँ, हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि अपनी पत्नी को बचाना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां फैसला पर्सनल फायदे पर टिका है, भले ही वो फायदा किसी अपने की जान बचाने से जुड़ा हो। अब हम आ गए हैं दूसरे लेवल यानी कन्वेंशनल लेवल पर, और तीसरी स्टेज है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। यहां आकर नैतिकता इस बात पर टिक जाती है कि दूसरे क्या सोचेंगे। हम वो काम करते हैं जिससे लोग हमें पसंद करें और समाज में एक अच्छी इमेज बनी रहे। तो इस स्टेज का व्यक्ति शायद कहेगा, नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो लोग उसे एक बुरा इंसान समझेंगे। देखिए, यहां चिंता कानून की नहीं बल्कि अपनी सामाजिक इमेज की है। चौथी स्टेज है कानून और व्यवस्था। यहां नैतिकता का मतलब है समाज के नियमों और कानूनों को मानना ताकि समाज में ऑर्डर बना रहे। इस लेवल पर नियम तोड़ना बहुत बड़ी गलती माना जाता है क्योंकि इससे सिस्टम बिगड़ सकता है। तो यहां पर तर्क कुछ ऐसा होगा, हिंज को चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। चोरी करना कानून के खिलाफ है और अगर हर कोई अपनी मर्जी से कानून तोड़ने लगेगा तो पूरा समाज बिखर जाएगा। ये पूरी तरह से ड्यूटी और नियमों पर आधारित सोच है। अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, पोस्ट कन्वेंशनल। 5वीं स्टेज है सामाजिक अनुबंध। यहां व्यक्ति ये समझने लगता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये समाज की भलाई के लिए बनाए गए अग्रीमेंट्स हैं।
और अगर कोई कानून लोगों के अधिकारों को ही नुकसान पहुंचाए तो उसे बदला जा सकता है। इस स्टेज में आकर तर्क काफी लचीला हो जाता है। कोई कह सकता है, देखिए, कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन जीने का अधिकार किसी की प्रॉपर्टी के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस सिचुएशन में कानून को जिंदगी की रक्षा करनी चाहिए। यहां नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब हम आते हैं छठी और आखिरी स्टेज पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसे नैतिकता का शिखर माना गया है। यहां व्यक्ति के फैसले किसी कानून या समाज पर नहीं, बल्कि उसके खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर टिके होते हैं, जैसे न्याय, बराबरी और मानवाधिकार। इस स्टेज पर सोचने वाला व्यक्ति सीधे कहेगा, हिंज को दवा चुरानी ही चाहिए। एक इंसान की जान की कीमत किसी भी कानून से बढ़कर है। यहां फैसला समाज के नियमों से नहीं, बल्कि इंसान की अपनी अंतरात्मा की आवाज से आता है। अब देखिए, किसी भी बड़ी थ्योरी की तरह कोलबर्ग के काम की भी आलोचना हुई, और उनकी सबसे बड़ी आलोचकों में से एक थी उनकी अपनी ही सहयोगी कैरल गिलिगन। गिलिगन का तर्क ये था कि कोलबर्ग की थ्योरी जेंडर बायस्ड थी, मतलब लैंगिक रूप से पक्षपाती। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग ने अपनी स्टडीज में ज्यादातर पुरुषों को ही शामिल किया था। इसी वजह से उनकी थ्योरी जस्टिस यानी न्याय वाले पर्सपेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और इसके चक्कर में उन्होंने केयर यानी देखभाल वाले पर्सपेक्टिव को नजरअंदाज कर दिया, जो रिश्तों और सहानुभूति पर ज्यादा फोकस करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये थ्योरी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमें रुककर खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हम अपने फैसले आखिर लेते कैसे हैं। क्या सिर्फ सजा के डर से, या इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, या फिर क्या हमारे फैसले सच में गहरी सोच और अपने बनाए हुए आदर्शों पर आधारित हैं? सोचने वाली बात यह है कि किसी की नैतिकता का पैमाना आखिर है क्या, इस पर सोचना जरूर बनता है।